सो है एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का। दिस इज गौरव एंड आज की क्लास बड़ी कमाल की रहने वाली है क्योंकि आप सब लोगों ने सुन रखा है कि कई सारे टर्म्स आते हैं एआई के अंदर कि आखिर मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, या रैज क्या चीज़ होती है, आखिर एजेंटिक एआई क्या चीज़ होती है, जेन एआई क्या चीज होती है। इन सारी काफी सारे टर्म्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये समझ नहीं आता कि ये होती क्या है। आखिर क्या ये एआई का ही एक स्पेसिफिक पार्ट है या फिर एक दूसरा ही एआई मॉडल है? क्या ये चैट जीपीटी की तरह होता है जेन एआई, या फिर रैज क्या चीज होती है? आखिर ये किसकी तरह होता है? कस्टम जीपीटीज क्या चीज होते हैं? तो आज इन सब चीजों की बात हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो चले फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सो गाइस, दिस इज द मास्टर ब्लूप्रिंट। इसमें मैं आपको सभी टर्म्स के साथ में फ्रेंडली कराऊंगा जो भी आप लोगों ने सुन रखी है, ठीक है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं टू से शुरू करता हूँ। ओके, द इवोल्यूशन ऑफ मशीन लर्निंग। आखिर मशीन लर्निंग क्या चीज होती है? गाइज पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में समझाता हूँ। देखो, मशीन लर्निंग वो चीज होती है जिसमें हम एआई को डाटा देते हैं बहुत सारा, जिससे वो ट्रेन होता है। 1950s में क्या था, रूल बेस्ड एआई चलता था। आपको लगता होगा कि जो एआई है वो अभी 2022 में ही आया है। नहीं गाइस, एआई उससे पहले भी था, बस वो लोगों के टच में नहीं था। वो था सिर्फ सिस्टम्स के अंदर जिसे सिर्फ प्रोग्रामर्स यूज करते थे। हार्ड कोडेड लॉगिन इफ देन स्टेटमेंट्स ड्राइविंग बेसिक कंप्यूटिंग। यस, जो कोडर्स होते थे, ठीक है, वही उसके लॉजिक को समझ पाते थे और बहुत हार्ड होता था उसे यूज करना, कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो ये होता था हमारे पास रूल बेस्ड एआई जो कि 1950s में चलता था। उसके बाद आता था अपने पास में 1980s से 2000 में मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या हुआ, द एनालिटिकल राइज मशीन्स बिगिन आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स डायरेक्टली फ्रॉम डाटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। जब मशीन लर्निंग आई तो वो क्या करता था, एक बहुत बड़े डाटा को कंप्रेस करता था, कंप्रेस करके वो उसे पैटर्न्स ढूंढता था उसके अंदर, फिर वो आउटपुट निकालता था। तो ये था अपना 1980 से 2000 तक का टाइम जिसमें मशीन लर्निंग रिवोल्यूशनाइज्ड हुआ, ठीक है। और ये भी काफी इफेक्टिव चीज थी। इसके बाद जो 2010 में आया अपने पास, वो आया था डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होता है गाइस? डीप लर्निंग होता है बेसिकली जब हम एआई को एक तरीके से नया डाटा ट्रेन करने के लिए देते हैं, ठीक है। वो खुद से थिंक करने लगता है गाइस, ठीक है। उसमें एआई जो है वो अपनी सोच को डेवलप करता है, उसे हम ब्रेन देते हैं, तो वो चीज होती है डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग में हम उसको डाटा देते हैं, उसको ट्रेन किया जाता है। डीप लर्निंग में वो खुद से थिंक करने लगता है, सोचने लगता है। The architectural breakthrough neural network mirror brain like layers to handle complex unstructured data. डीप लर्निंग जब 2010 में लॉन्च हुआ था गाइस, तो वो न्यूरल नेटवर्क के ऊपर वर्क करता था। न्यूरल नेटवर्क, आपको पता होगा कि हमारे ब्रेन में भी न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जो कि थिंक करने में और मैसेज पहुंचाने में काम आते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक करंट की तरह होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क भी वर्क करते थे, जो कि डीप लर्निंग के थ्रू पॉसिबल हो पाया, ठीक है। इससे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स डाटा जो है वो हैंडल करने लगे कंप्यूटर्स, ठीक है। ये मिरर ब्रेन की तरह वर्क करता था, ह्यूमन लाइक थिंकिंग स्ट्रक्चर्ड इसके अंदर आने लगा था, ठीक है। इसके बाद जो 2010 आया अभी, उसमें हमारे पास में जनरेट हुआ जेन एआई। अब गाइस, जेन एआई क्या चीज होती है? द क्रिएटिव बूम सिस्टम्स शिफ्ट फ्रॉम merely analyzing data to generating net new text, images and logic. Yes guys, जनरेटिव एआई, जैसे कि आपको यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, जनरेट करना। जनरेट का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल पुराने डाटा से लिए हुए, जैसे जो हमने पुराना डाटा दिया था एआई मॉडल को या चैट जीपीटी को या फिर एलएलएम मॉडल्स को, उसके बेसिस पे वो उसको कंप्रेस करके उसमें पैटर्न्स ढूंढ के फिर नई चीज जनरेट कर रहा है जो पहले वाले टेक्स्ट में नहीं थी, पहले वाले डाटा में नहीं थी। वो मतलब क्या कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, उसके बेसिस पे वो नई चीज बिल्कुल बना रहा है, डेवलप कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अपने जो भी न्यू न्यू इन्वेंशंस होते हैं गाइस, वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं।
जैसे कि आप पुराने प्लान्स के मॉडल्स को देखो, वो धीरे धीरे रिवोल्यूशनाइज्ड होते गए और आज इतने हाईटेक टाइप के प्लेन्स हम देखते हैं, एरोप्लेन्स हम देखते हैं। तो उसी तरीके से ये सिस्टम भी वर्क किया था। 1950s में जो रूल बेस्ड एआई आया था वो सिर्फ प्रोग्रामर्स पे चलता था, वो इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं था, वो थिंक नहीं कर पाता था, उसके पास डाटा नहीं होता था। मशीन लर्निंग जब आया तब हम उसे ट्रेन कर पाए अपने डाटा के थ्रू, क्योंकि उसके पास इंटरनेट होता है, तो इंटरनेट से वो बुक्स रीड करता है, आर्टिकल्स रीड करता है, वो अलग अलग रिपोर्ट्स को रीड करता है, उसके बेसिस पे वो ट्रेन होता है। इसके बाद में आया डीप लर्निंग, हमने उसे क्या सिखाया, सोचना सिखाया। अब उसके पास में डाटा भी आ गया, अब वो सोचेगा कैसे, उनको कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि आखिर यूजर क्या चाह रहा है, वहां पे वो क्या आउटपुट लेना चाह रहा है। तो वो किसके बेसिस पे हुआ, वो हुआ डीप लर्निंग के बेसिस पे। इसके बाद में आया जनरेटिव एआई। हमने इस टाइम में क्या सिखाया इसे कि आपके पास में डाटा भी है, आपके पास में ब्रेन भी है, अब आप नया कंटेंट कैसे जनरेट करोगे, बिल्कुल नई चीज कैसे लाओगे यूजर के सामने। ठीक है, अब हम जैसे एआई से कुछ भी पूछेंगे, कुछ भी यूनिक सवाल पूछेंगे, जैसे कि मुर्गी पहले आया या फिर अंडा पहले आया, तो वो क्या करेगा, उसका एक नए पर्सपेक्टिव से जवाब देने की कोशिश करेगा। जैसे कि हम अगर इसका एक इंसान से पूछते हो आपकी मुर्गी आया अंडा आया, तो वो कैसे जवाब देता, पहले मुर्गी आई होगी या फिर पहले अंडा आया होगा। अब जब आप इसे एआई से पूछोगे तो उसे हर तरीके से पैटर्न्स फॉलो करके वो न्यू चीज जनरेट करने की कोशिश करेगा, जो कि शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। तो यही चीज करती है जनरेटिव एआई। ओके गाइस, चलो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें हम देखेंगे द इंटेलिजेंस हेरारकी। आखिर ये हेरारकी जो है एआई वाली, वो किस तरीके से वर्क करती है। देखो गाइज, आपने जो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग सुना है, ये दोनों एआई के पार्ट हैं। मतलब एआई से ये डिवाइड होके दो पार्ट निकले हैं। एआई की डेफिनेशन क्या होगी, द ओवर आर्चिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन्स परफॉर्मिंग टास्क दैट रिक्वायर इंटेलिजेंस, जैसे कि चेस प्लेइंग एल्गोरिदम। ठीक है, द ओवर आर्चिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन परफॉर्मिंग टास्क दैट रिक्वायर इंटेलिजेंस, मतलब उनको जो भी इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो उसके बेसिस पे अपना टास्क परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। तो ये होता है अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि हम पुराने टाइम में जो चेस गेम्स खेलते थे गाइस, ठीक है, वो किसके बेसिस पे होते थे, वो उनमें भी एआई था, लेकिन वो थिंक नहीं कर पाता था। उनको सिर्फ टास्क दिया जाता था कि अगर यूजर ये चले तो आपको ये चलना है, अगर यूजर ये चले तो आपको ये चलना है। ये होता था टास्क बेस्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो वो उसमें भी हमारे पास में एआई इम्प्लीमेंट था। इसके बाद में मशीन लर्निंग, एमएल क्या चीज होती है, a subset of AI where machines learn from data autonomously without explicit human programming. Yes, जो मशीन लर्निंग होती है वो ऑटोमेटिकली डाटा पे ट्रेन होती है विदाउट ह्यूमन प्रोग्रामिंग पे। मतलब आपको बार बार है ना उसको ह्यूमन प्रोग्रामिंग पे ट्रेन नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली सीख सकती है, नए नए डाटा से वो सीख सकती है। जैसे कि स्पैम फिल्टर्स, मतलब आपने उसे एक बार बता दिया कि कहाँ पे क्या चीज करनी है और कहाँ पे क्या चीज नहीं करनी है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा हमारे पास में स्पैम फिल्टर्स। आप लोग देखते होंगे जब भी आप ईमेल्स, बल्क ईमेल्स भेजते हो, अगर आपने ये मार्केटिंग पर्पज से देखा है, बिजनेस पर्पज से देखा है, तो आपको ये पता होगा कि जब भी हम बल्क ईमेल्स सेंड करते हैं, पब्लिक को सेंड करते हैं, तो उसमें से जो भी स्पैम फिल्टर्स, स्पैम ईमेल्स होते हैं वो ट्रैश में चल जाते हैं, तो बाकी के यूजर्स के पास में पहुंच जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। तो वो स्पैम फिल्टर्स कैसे यहाँ पे फिल्टर करता है, तो वो बेसिकली होता है मशीन लर्निंग से। मशीन लर्निंग को सिखाया गया है कि आप इस तरीके के जो ईमेल्स आएंगे उनको ट्रेश में भेजो, और इस तरीके के जो ईमेल्स आएंगे उनको यूजर्स को सेंड करो। तो वो चीज हमें मशीन लर्निंग से पता चली है यहाँ पे। ठीक है गाइस, ये मशीन लर्निंग एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है, बहुत ही कमाल की। हमारे जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं, चाहे वो गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सबका जो कोर फीचर होता है लर्निंग पे ही होता है गाइस। मशीन लर्निंग से यूजर ब्लॉक करता है, यूजर को ब्लॉक करता है, उसमें बैंड एक्टिविटीज होती है, स्पैम फिल्टर्स होते हैं, वो सब चीजें जो होती है वो मशीन लर्निंग से ही होती है। अगर हम एड्स चलाते हैं तो वहां पे भी मशीन लर्निंग ही सीखती है आपके एड से कि आपको किस टाइप का आउटपुट मिल रहा है, कौन सी ऑडियंस सच में वहां पे कन्वर्ट हो रही है, नहीं हो रही है। वो सबका कोर फीचर होता है मशीन लर्निंग। देखते हैं डीप लर्निंग क्या चीज होती है। एडवांस्ड एमएल पावर्ड बाय मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क्स।
डिजाइन टू प्रोसेस हाईली कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, जैसे कि चैट जीपीटी एंड फेस रिकॉग्निशन। उसके बाद जो डीप लर्निंग हमारे पास में इंट्रोड्यूस हुआ था वो क्या होता है, एडवांस्ड मशीन लर्निंग होती है। जब हम मशीन लर्निंग का एडवांस्ड पार्ट देखते हैं, एक स्टेप और ऊपर जाते हैं, तो वहां पे हमें डीप लर्निंग काम में आती है। ये क्या होती है गाइस, मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क। मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क होती है जो कि बेसिस पे हमारे ह्यूमन ब्रेन के बेसिस पे वर्क करता है। डिजाइन टू प्रोसेस हाईली कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को भी समझने, उसको अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी रखता है, जो कि डीप लर्निंग होता है। जैसे कि आज की जो भी एलएलएम मॉडल्स है हमारे पास में, एक अपने फोन में आता है फेस रिकॉग्निशन वाला सिस्टम, वो भी क्या होता है, वो भी डीप लर्निंग का पार्ट होता है। हमारे फिंगरप्रिंट जो चलते हैं वो भी क्या होता है, डीप लर्निंग का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये सब चीज आ जाती है डीप लर्निंग में। मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे शो कर रखे हैं। इसके बाद चलते हैं हम अगले स्टेप के ऊपर, द मशीन लर्निंग इंजन। आखिर जो मशीन लर्निंग इंजन होता है वो किस किस तरीके से करता है। देखो गाइस, मैं आपको यहाँ पे पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा कि मशीन लर्निंग क्या होती है, कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है। मैं सिर्फ आपको एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको ये पता रहे कि इसका यूज कहाँ पे करना है, हमें किस नीश के ऊपर जाना है, हमें किस फील्ड में मशीन लर्निंग के ऊपर जाना है। अगर आप कोर फीचर्स में जाना चाहते हो तो आप मशीन लर्निंग सीख सकते हो। ये भी एक कमाल का प्रोसेस होता है, लेकिन ये आफ्टर एक लॉन्ग टर्म एक करियर फील्ड होता है। ठीक है, ये आपका एक तरीके से बिजनेस मॉडल नहीं होगा, ये आपको कमा के नहीं देगा गाइस। हम यहाँ पे अर्निंग सिस्टम्स के ऊपर बात करते हैं, बिजनेस मॉडल्स के ऊपर बात करते हैं। हमें यहाँ पे एआई बनाना नहीं है, हमें सिर्फ उसे यूज करना सीखना है, पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पे। ठीक है, चलिए देखते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। द मशीन लर्निंग में जो फर्स्ट पार्ट आता है वो आता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। ये क्या चीज होती है, यूजेस लेबल्ड डाटा। यूजेस लेबल डाटा मतलब कि जैसे कि हमने उधर देखा कि आप उसको सिखाते हो कि आपको कौन से ईमेल्स को स्पैम में डालना है, कौन से ईमेल्स को आपको यूजर्स को सेंड करना है, सक्सेस फील्ड में डालना है, आपको चेस में क्या चीज करनी है, आपको कौन सी चाल पे क्या दूसरी चाल चलनी है, वो चेस बेस्ड होता है। तो उसमें हम उसे टास्क देते हैं, उसमें हम खुद उसको ट्रेन करते हैं कि आप इस तरीके से ट्रेन हो, सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है, कौन सी चीज करनी है एआई को, वो चीज हम उसको सिखाते हैं। गोल क्या होता है, प्रेडिक्ट आउटकम्स। जैसे कि हमने देखा, हमने एक बार उसको बता दिया, हमने मान लो उसको 10 बार बताया है कि एआई मशीन लर्निंग को कि ये कैट की फोटो है। कैट की फोटो क्या होती है, उसके कान किस तरीके से होते हैं, आईज किस तरीके से होती है, उसका मुंह किस तरीके से होता है, फेस शेप किस तरीके से होता है। तो ये हमने उसे 10 बार इमेज दिखाई कैट की एक एआई को। ठीक है, तो अब वो 11 से आगे की तरफ वो खुद ही प्रेडिक्ट करने लग जाएगा कि एआई में क्या कैट किस तरीके से होती है, किस तरीके से उसका फेस शेप होता है। तो वो होता है प्रेडिक्ट आउटकम्स, मतलब वो आगे से प्रेडिक्ट कर रहा है वहां पे कि कैट का फेस किस टाइप से होता है। सेम जैसे कि हमारा भी फोन में जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है वो वर्क करता है। वो भी क्या करता है, हम उसे एक बार बता देते हैं अपना कि फेस स्ट्रक्चर क्या है, शेप कैसा होगा, तो अगली बार से वो खुद ही प्रेडिक्ट करता है कि हाँ ये उसका ही फेस है, और वो आपके फोन को अनलॉक कर देता है। इसके बाद आता है एनालॉजी, टीचिंग विथ फ्लैश कार्ड्स। जैसे कि मैंने बताया, हम उसको टीच करवाते हैं, हम उसे सिखाते हैं कि कौन सी चीज पे स्टेप्स लेना है, एक्शंस लेना है, कौन सी चीज पे एक्शंस नहीं लेना है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे कि डिस्टिंग्विशिंग स्पैम वर्सेस नॉट स्पैम ईमेल्स। इसकी बात हमने कर ली है, हम उसे बताएंगे कौन से स्पैम में डालना है, कौन से नॉट स्पैम में डालना है ईमेल्स को। इसके बाद आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है गाइस, मेथड यूजेस अनलेबल्ड डाटा, डिस्कवर हिडन पैटर्न्स एंड शॉर्टिंग अ मैसिव pile of mixed coins and grouping users for customer segmentations. Yes, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है गाइस, इसमें हम उसे सिखाते हैं, मतलब ये इसमें यूजर को हम खुला छोड़ देते हैं, एआई को हम खुला छोड़ देते हैं, वो खुद से सीखता है वहां पे, खुद से ही ट्रेंड होता है वो। इसे ही बोलते हैं हम अनलेबल्ड डाटा। मतलब हमने उसे इंटरनेट के ऊपर छोड़ दिया, अब वो खुद से ही डाटा को वहां पे प्रोसेस करेगा, खुद से ही वो डाटा को सीखेगा, और उसके बेसिस पे वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके यूजर को आउटपुट निकाल के देगा। ठीक है गाइस, ये होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज में हमने उसे खुद सिखाया, अनसुपरवाइज में हमने उसे खुला छोड़ दिया कि खुद सीखो आप। और जो री लर्निंग होती है, ये वाले टर्म भी आपने सुनी होगी गाइस,
रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये भी आजकल काफ़ी ज़्यादा जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो होते हैं वो आज के जो भी टॉप मॉडल्स हैं एआई वाले वो सब इसी पे वर्क करते हैं। ये क्या चीज़ होती है गाइस? रिवार्ड एंड पेनल्टी लूप्स। रिवार्ड एंड पेनल्टी लूप्स मतलब कि आप एआई को गलती करने पर सजा भी दोगे और सही करने पर उसे रिवार्ड भी दोगे। जैसे कि हम किसी बच्चे को सिखाते हैं यहाँ पे छोटे से, जैसे कि हम किसी डॉग को यहाँ पे ट्रेन करते हैं, अगर डॉग सही से अपना स्टेप्स को, अपने एक्शंस को फॉलो करेगा तो हम उसे क्या देते हैं? रिवार्ड देते हैं। लेकिन अगर वो गलती करेगा तो हम क्या करते हैं? उसे डराते हैं, उसे पनिश करते हैं। तो सेम वही चीज हम एआई के साथ में भी यहाँ पे करते हैं, जिस तरीके से हम डॉग को ट्रेन करते हैं। गोल क्या होता है इसका? ऑप्टिमाइज एक्शंस। ट्रेनिंग अ डॉग विद ट्रीट्स, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, गेम प्लेइंग एआई जैसे कि अल्फागो, ये एग्जांपल्स हो गए इसके, प्लेइंग एआई एंड अल्फागो। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग आपको समझ में आएगा इसकी, इसमें हम क्या करते हैं? यूजर एआई को क्या है, खुला छोड़ते भी हैं और वो अपनी गलतियों से सीखता भी है, उसे पनिश भी किया जाता है और उसे पेनल्टी भी ली जाती है। तो आजकल के जो सारे मॉडल्स होते हैं वो इसी मॉडल पे वर्क करते हैं गाइस। ओके, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारी 5th स्लाइड। इसमें हम देखने वाले हैं कि आखिर डीप लर्निंग जो है उसका आर्किटेक्चर कैसा होता है, वो किस तरीके से वर्क करता है यहाँ पे। गाइस ये कॉन्सेप्ट समझने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपकी जॉब्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे आपसे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आखिर डीप लर्निंग किस तरीके से वर्क करते हैं। आप ऐसे ही, वो तो एक तरीके से अंधविश्वास हो गया ना, आप सीधा ही कूद पड़े कि हाँ एआई को यूज़ कैसे किया जाता है, उसकी वीडियो जनरेशन कैसे होती है, वो सीधा आप यूज़ करने पे जा रहे हो। आपको थोड़ा सा वहाँ पे कॉन्सेप्ट तो पता रहे कि आखिर ये वर्क किस तरीके से करते हैं, ताकि आप इसको मैजिक नहीं समझो, आप अंधविश्वास नहीं समझो इस चीज पर। जितने भी एआई मॉडल्स होते हैं वो होते हैं प्रिडिक्शन बेस्ड, वो प्रिडिक्ट करते हैं, वो मैजिक नहीं करते हैं टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए। ओके, इनसाइड द डीप लर्निंग आर्किटेक्चर, इसमें हम आर्किटेक्चर को समझेंगे। जैसे कि द इनपुट लेयर, सबसे पहले हम डीप लर्निंग को इनपुट लेयर देते हैं, हम उसे कुछ भी देते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डाटा देते हैं जैसे कि पिक्सल्स, साउंड वेव्स एंड टेक्स्ट। हम उसे कुछ भी यहाँ पे देते हैं, जैसे कि मान लो हमने उसे वीडियो यहाँ पे दिया कॉपी करके, हम उसे टेक्स्ट दिया, हमने उसे कोई लिंक दिया, यहाँ पे हमने उसे कोई टेक्स्ट फॉर्मेट में डाटा दिया। अब वो क्या करेगा? द इनपुट लेयर होगी, है ना, हमने उसे कुछ भी दिया, यहाँ पे उसमें कुछ भी आ सकता है हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि पैरामीटर्स के बारे में मैंने पिछली क्लास में भी बताया था गाइस आपको, जैसे कि ये जो डॉट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स होते हैं, और ये बहुत सारे होते हैं। जैसे कि हमने चैट जीपीटी के जो पैरामीटर्स देखे थे वो थे 3.2 बिलियन पैरामीटर्स। तो ये बहुत वास्ट डाटा होता है, बहुत वास्ट पैरामीटर्स होते हैं। इसमें आता है लेयर 2। लेयर 2 में क्या वर्क होएगा? हमारे सामने हिडन लेयर्स होती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती है कि आखिर हमने किसी भी एलएलएम मॉडल को यहाँ पे आउट प्रॉम्प्ट दिया, अब उसके बाद में कैसे प्रोसेस करता है उस चीज को। वेयर द कॉग्निटिव वर्क हैपेंस, अर्ली नोड्स डिटेक्ट सिंपल एजेस, डीपर नोड्स एक्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स शेप्स। जैसे कि मैंने चैट जीपीटी यहाँ पे बोला, हमने तो इसे स्पेलिंग मोड में समझा, लेकिन जब इसे कोई भी एलएलएम मॉडल पढ़ता है तो वो इसे पढ़ता है पैरामीटर्स बेस्ड पे। हो सकता है वो इसे नंबर्स में पढ़ रहा हो, जीपीटी को वो 1 2 3 पढ़ रहा हो, चैट जीपीटी को वो 5 6 7 पढ़ रहा हो वहाँ पे, तो इसी तरीके से पढ़ता है। फिर वो उसके बेस पे वहाँ पे प्रिडिक्शंस करता है कि कौन सा सीक्वेंस सबसे एक्यूरेटली बैठ रहा है, कौन सा सीक्वेंस हमारे पास में 90% करेक्ट बैठ रहा है। तो वो होता है किसके बेसिस पे? पैरामीटर्स बेसिस पे। मतलब ये एक दूसरे में कितनी मिली सेकेंड्स में प्रोसेस होते हैं कि इनमें से वो डिफाइन करता है कि सबसे जो हाईएस्ट परसेंटेज वाला सेंटेंस है वो कौन सा बैठ रहा है हमारे पास, ठीक है। और ये सब होता है एक साथ प्रोसेस होता है ये सब। देखो इसमें हमारे पास में एक लाइन यहाँ पे दिख रही है, मतलब कि ये वाला जो रेशियो है ये सबसे एक्यूरेट बैठ रहा है, ठीक है। ये वाला रेशियो सबसे एक्यूरेट बैठ रहा है, ठीक है। बाकी के सब इतना लोवेस्ट फेज में हमारे पास में रेशियो दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चलता है इसके बीच वाले लेयर 2 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास जो आउटपुट आता है वो आता है लेयर 3 के अंदर, द आउटपुट लेयर, द फाइनल प्रिडिक्शन और क्लासिफिकेशन, जहां पे एआई जो है वो फाइनल प्रिडिक्ट करता है कि आखिर यूजर को क्या आउटपुट चाहिए था, उसके बेसिस पे वो प्रिडिक्शन लगा के हमें आउटपुट निकाल के देता है।
Okay guys, why it's powerful? Unlike traditional ML, deep learning thrives on massive, unstructured, complex data sets like imagery and voice. आप उसको कितना भी कॉम्प्लेक्स डाटा यहाँ पे देते हो तो वो क्या करता है, उसको इसी 3 फॉर्मेट में लेकर के जाएगा और आपको आउटपुट निकाल के देगा। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा डीप लर्निंग का आर्किटेक्चर। सबसे पहले हमने उसे इनपुट दिया कुछ भी, उसके बाद में वो प्रोसेस किस तरीके से करता है, वो किस तरीके से यहाँ पे डाटा को ऑर्गेनाइज करता है, उसमें पैटर्न्स ढूंढता है, उसके बाद वो आउटपुट निकाल के देता है हमें। तो चले फिर हम अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं, जो कि होता है हमारी द एआई कैपेबिलिटी में। एआई की कैपेबिलिटी यहाँ पे क्या क्या होती है, आखिर कितने तरीके से एआई वर्क करता है। स्पीच एआई, वॉइस प्रोसेसिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन। यस, जो एआई होता है वो हमारे पास में स्पीच भी कर सकता है। वो जब भी हम उसे टेक्स्ट देते हैं तो वो उसे ह्यूमन बेस्ड वॉइस के अंदर ट्रांसफॉर्म करता है। ये होता है स्पीच एआई। ठीक है, इसके बाद में फोरकास्टिंग, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स फॉर सेल्स एंड ब्रेथ। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने भी मॉडल्स होते हैं वो प्रिडिक्शन बेस्ड होते हैं। यहाँ पे वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। हमने उसे 10 बार बता दिया कि आपको ये करना है, अब वो 11वीं बार से खुद उसको प्रिडिक्ट करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है कंप्यूटर विजन, इमेज एंड वीडियो अंडरस्टैंडिंग। जो एआई मॉडल होता है हमारा, वो वीडियो और इमेज को भी यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकता है। जब आप किसी चैट एलएलएम मॉडल को यहाँ पे इमेज पेस्ट करते हो उसके सामने, तो वो उसको अंडरस्टैंड करता है, हर एक चीज को वहाँ पे वो देखता है। तो मतलब उसके पास में थिंकिंग है वहाँ पे कि इस इमेज के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये भी आपने टर्म बहुत सुनी होगी गाइस। एनएलपी क्या चीज होती है? टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन। जो भी हमारे एलएलएम मॉडल है, चैट जीपीटी है, क्लॉड है, डीपसीक है या फिर ग्रोक है, वो क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है। मतलब कि वो टेक्स्ट बेस्ड आपको आउटपुट निकाल के देते हैं, वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं। इसके बाद आता है लास्ट वाला, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, जो कि पैटर्न मशीन। एग्जांपल के लिए क्या है? नेटफ्लिक्स, यूट्यूब एंड एल्गोरिदम्स। गाइस ये वाली चीज बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो क्या होता है? रिकमेंडेशन सिस्टम्स पे वर्क करते हैं। ये भी क्या एक तरीके का एआई ही है। आपको ये पता नहीं था कि ये एआई बेस्ड होता है। अपना जो गूगल होता है वो भी एआई बेस्ड होता है गाइस। अपना जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब होता है वो भी एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स ही होते हैं, और ये काफी पुराने टाइम से यूज होते आ रहे हैं। आप देखोगे जब भी आप गूगल पे कुछ भी टाइप करोगे, जैसे कि एथलेटिक शूज, तो आपके सामने नीचे और भी ज्यादा ऑप्शंस ले आएगा वो। ठीक है, तो वो आपको सजेस्ट करता है, वो आपको रिकमेंड करता है वहां पे। आप यूट्यूब में अपनी फीड को देखोगे, ठीक है, आप किस तरीके का ज्यादातर कंटेंट देखते हो वहां पे, तो वो उसी तरीके के आगे नए नए चैनल्स को आपके सामने लेके आएगा। तो वो क्या हो गया? रिकमेंडेशन सिस्टम्स हो गया गाइस। तो इस तरीके से ये सारी चीजें वर्क करती है। आप इंस्टाग्राम पे देख लो अपने, आप जिस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हो, तो एल्गोरिदम जो है, मशीन लर्निंग जो है, वो उसे समझती है, और फिर वो आगे से और ज्यादा आपकी एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए उसी तरीके का कंटेंट आपके सामने लेके आती है। ओके गाइस, चलिए हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। द जनरेटिव एरा, फ्रॉम एनालिसिस टू क्रिएशन। हमने पीछे देखा मशीन लर्निंग किस तरीके से वर्क करती है, हमने आगे देखा डीप लर्निंग किस तरीके से वर्क करती है। अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं जनरेटिव एरा। जनरेटिव एरा में नया कंटेंट क्रिएट होता है। जनरेटिव एरा क्रिएट्स नेट न्यू कंटेंट रेदर देन merely कैटेगराइजिंग एग्जिस्टिंग डाटा। ये क्या होती है? पुराने डाटा को यहाँ पे कैप्चर करके नया डाटा जनरेट करने की कोशिश करती है। ओके, जो ट्रेडिशनल एआई होता था वो क्या करता था? कंप्रेसिंग डाटा इनटू एनालिसिस। जो क्या करता था? पूरे डाटा को, हमने उसे बहुत बड़ा एक डाटा दिया, एक बुक दी, एक आर्टिकल दिया, उसे वो कंप्रेस करेगा पूरा का पूरा। कंप्रेस करके वो क्या करेगा? वहां से आउटपुट निकालेगा एक फनल की तरह। ठीक है, अब इसे हम समझते हैं, इसी फनल को। द फ्यूचर ऑफ जनरेटिव एआई वो किस तरीके से वर्क करती है, कैसे डिफरेंस है वो ट्रेडिशनल एआई से। एक्सपेंडिंग फ्रॉम अ कोर टू इन्फिनाइट क्रिएशन। यस, ये आपके लिए जो भी डाटा होगा उसके लिए इन्फिनाइट वहां पे क्रिएशंस कर सकता है। आप चैट जीपीटी को एक ही टॉपिक के ऊपर इतने सारा कंटेंट ले सकते हो, इतना सारा कंटेंट ले सकते हो जो कि इनफाइनाइट होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट जनरेशन, प्रोड्यूसिंग एसेज, ईमेल्स एंड कोड। ये क्या हो गया? अपने पास एक जनरेटिव एआई हो गया, जैसे कि अपना चैट जीपीटी होता है। ठीक है,
ये क्या करता है, टेक्स्ट जनरेट करता है, ये कोडिंग जनरेट करता है, ये यहाँ पे नए नए तरीके आइडियाज जनरेट करता है, ठीक है। तो ये हो गया टेक्स्ट बेस्ड जनरेशन। इमेज जनरेशन, जितने भी अपने इमेज जनरेशन वाले मॉडल है वो भी किसके अंदर आ जाते हैं, जेन एआई के अंदर आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, आपके टेक्स्ट को समझते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, वो एक इमेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब कि आपके सामने बिल्कुल एक नया कंटेंट यहाँ पे आ चुका है। ओके गाइस, इसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है वीडियो जनरेशन, जैसे कि अपने ग्रॉक मॉडल्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा अपने जितने भी वीडियो जनरेशन वाले जो मॉडल्स हैं वो भी जेन एआई के अंदर ही आ जाते हैं। सिंथेसाइजिंग फ्लूइड मोशन, ठीक है, ये इस वाले मोशन पे वर्क करते हैं। उसके बाद कोड जनरेशन, राइटिंग फंक्शनलिटी, सॉफ्टवेयर लॉजिक, जो कोड जनरेशन है वो भी जेन एआई के अंदर ही आता है हमारा, ठीक है गाइस। जनरेटिव एआई क्या चीज होती है, जो भी प्रेजेंट मॉडल्स हैं वो सारे जेन एआई ही है। ओके, हम नेक्स्ट बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। आखिर एलएलएम मॉडल जो होते हैं उनका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। गाइस यहाँ पे मैंने विजुअल्स भी रखे हुए हैं, ये विजुअल्स के थ्रू आपको समझाएगा, तो ये काफी इजीली समझ में आ जाता है। कोर मैकेनिज्म क्या होता है एलएलएम मॉडल्स का, ट्रेंड ऑन मैसिव इंटरनेट टेक्स्ट डाटा टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट लॉजिकल वर्ड इन अ सीक्वेंस। एक सेकेंड गाइस, मैं हेलो, हाँ हाँ सर। आप पीछे की तरफ भी ब्लैंक करवा दो। भाई वो जो मैंने आपको लास्ट वाला जो पेज दिया था ना, वो बेसिकली पीछे वाले कवर के लिए था। हाँ 17 में जो लास्ट वाला पेज था ना, वो मैंने उसके लिए बनवाया था मैं बेसिकली। समझ समझ गया, मैं समझ गया क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो एक काम करो सर, क्या उसके नीचे आप है ना, अ, सिर्फ वो टेक्स्ट वगैरह ही लिखवा दो कुछ, कहीं से भी स्क्रीनशॉट लेके। क्या- हम्म, हम्म। चलो ठीक है, मैं ये जनरेट करके भेजता हूँ। यार अभी तो क्लास में कर, तो थोड़ी देर बाद भेजता हूँ, लाइव ले रहा हूँ। ठीक है गाइस, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था इस वजह से। तो चलो हम आगे की क्लास देखते हैं, आगे की स्लाइड हम देखते हैं। द ग्लॉसरी ऑफ मॉडर्न एआई। द ग्लॉसरी ऑफ मॉडर्न एआई किस तरीके से वर्क करता है, ये वाला हमने देख लिया गाइस कि फनल किस तरीके से वर्क करता है। अब हम देखने वाला है एनाटॉमी ऑफ अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जहां पे हम देखते हैं ट्रेनिंग डाटा। जब भी किसी एलएलएम मॉडल को हमें ट्रेन करना होता है तो उसके लिए एक बहुत वास्ट डाटा की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग डाटा। इसमें बुक्स होती हैं, काफी सारे आर्टिकल्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, जो कि मैसिव स्केल इंटरनेट अचीव्स, जो कि वो इंटरनेट से ही लेता है। ज्यादातर जो उसकी चीजें होती है वो इंटरनेट से ही होती हैं। उसके बाद में आता है द टोकन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया जो चैट जीपीटी है, यहाँ पे भी दे रखा है देखो, वर्ड्स आर ब्रोकन इनटू चंक्स, चैट जीपीटी एआई प्रोसेस टोकन नॉट फुल वर्ड्स। जो एआई होता है ना, वो क्या करता है, इसको टोकन्स में तोड़ता है गाइस, टोकन्स में तोड़ करके वो प्रोसेस करता है उस वर्ड को, उस सेंटेंस को। जैसे कि यहाँ पे भी एग्जांपल्स में दे रखा है, द क्विक, ब्रॉन फोर्स, इस तरीके का कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। तो मतलब कि क्या करता है, ये इसे नंबर्स में तोड़ता है, ये टोकन्स में तोड़ता है, और इन्हें ही हम टोकन्स बोलते हैं। जैसे कि एक वर्ड हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, एक टोकन बोलेंगे। इसके बाद में क्या आता है, कॉन्टेक्स्ट विंडो आता है हमारे पास, इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्टेक्स्ट विंडो। मतलब कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, एक बार के अंदर ये कितना कंटेंट को प्रोसेस कर सकता है। द मॉडल्स
एक्टिव मेमोरी लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन्स इट कैन रिमेंबर इन अ सिंगल कंटिन्यूअस कन्वर्सेशन। मतलब आप एक कन्वर्सेशन के अंदर उसको कितना जो टोकन है वो प्रोसेस कर पा रहा है, कितनी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को, कितनी वो टेम्परेरी मेमोरी को यहाँ पे प्रोसेस कर पा रहा है एक बार के अंदर। इसीलिए गाइस ये जो जैसे कि यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 8192 टोकन है। मान लो अपने चैट जीपीटी के अपन कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, अगर उसकी टोकन जो लिमिट होती है ना वो एक बार पुश हो जाती है तो उसके बाद वो आपकी जो पास्ट वाली कन्वर्सेशन है उसे भूलने लगेगा, उसे वो भूल जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये होती है इसकी टोकन कैपेसिटी, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद में आता है द प्रॉम्प्ट, यूजर इनपुट ट्रांसलेट दिस टू फ्रेंच। ये एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, यूजर ने यहाँ पे इनपुट किया, उसके बाद में वो पूरा कंटेंट यहाँ से प्रोसेस करेगा और एंड में आपको आउटपुट निकाल के देगा द स्टीयरिंग व्हील, द स्पेसिफिक ह्यूमन इंस्ट्रक्शन दैट गाइड्स द एलएलएम्स नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन इंजन। जो ह्यूमन होता है वो बेसिकली क्या करता है, उसको इंस्ट्रक्शन देता है, ह्यूमन इंस्ट्रक्शन देगा, एलएलएम पूरा ये प्रोसेस फॉलो करेगा। सबसे पहले यहाँ पे जाएगा आपका प्रॉम्प्ट, ठीक है, वो प्रोसेस करेगा, यहाँ से टोकन्स में तोड़ेगा वो उसको, टोकन्स में तोड़ने के बाद वो उसकी कैपेसिटी को यहाँ पे एनालाइज करेगा, ठीक है, कि कितनी कैपेसिटी में देना है। उसके बाद में यूजर जो भी इनपुट करेगा उसके बेसिस पे वो आउटपुट निकाल के देगा आपको। तो इस तरीके से हमारी जो मशीन है एक तरीके से एलएलएम वाली वो यहाँ पे वर्ड करती है। इसका ये टैंक हो गया गाइस, ठीक है, यहाँ पे बॉल वगैरह लग रहे हैं, ठीक है। तो ये नीचे आएगा, इसको क्या करेगा, सेपरेट पार्ट्स में तोड़ेगा, इसके बाद नीचे आएगा, यहाँ पे वो कैपेसिटी चेक करेगा कि कितने कॉन्टेक्स्ट में मुझे आउटपुट निकाल के देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में वो यूजर को यहाँ पे आउटपुट निकाल करके देगा। ओके गाइस, इसके बाद देखते हैं हम अगली स्लाइड के द ग्लॉसरी ऑफ मॉडर्न एआई। तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है। सबसे पहले आता है फाउंडेशन, जिसमें हम डाटा सेट देते हैं, द रॉ इन्फॉर्मेशन, द फ्यूल होता है ये, ठीक है, जो भी हम उसे देते हैं एलएलएम मॉडल को। एल्गोरिदम क्या होता है, द मैथमेटिकल रूल्स, वो एल्गोरिदम पे वर्क करता है, जैसे कि मशीन लर्निंग, कि आखिर हमें किस पैटर्न्स को वहां पे चूज करना है, कौन से पैटर्न्स पे वर्क करना है। इसके बाद आता है हमारे पास में मॉडल, द ट्रेंड सिस्टम, द फिनिश्ड इंजन, जिसे हम ट्रेंड करते हैं, ठीक है, हमने उसे डाटा दे दिया, हमने उसे ये बता दिया कि कौन से पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में वो एक ट्रेंड रेडी टू यूज आपके सामने मॉडल होता है। ये होता है फाउंडेशन। लाइफ साइकिल क्या होती है किसी भी एआई मॉडल की, तो सबसे पहले वो ट्रेनिंग फेज में होता है, द फेज ऑफ टीचिंग द मॉडल यूजिंग वास्ट कंप्यूट पावर। ट्रेनिंग के अंदर वही ट्रेनिंग पीरियड में होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम उसे वास्ट यहाँ पे डाटा सेट देते हैं। इन्फ्रेंस, द फेज ऑफ एक्चुअली यूजिंग द मॉडल टू गेट आंसर्स। उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, पैटर्न सिखाते हैं, उसे ये बताते हैं कि आपको आउटपुट किस तरीके का देना है, आपको आंसर्स किस तरीके का देना है। स्पेसिफिक आर्किटेक्चर्स वो कैसे वर्क करते हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स, द ब्रेक थ्रू आर्किटेक्चर बिहाइंड एलएलएम्स दैट ट्रैक्स वर्ड रिलेशनशिप्स अक्रॉस लॉन्ग सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मर्स में क्या होता है गाइस, हम एलएलएम मॉडल्स को ये सिखाते हैं कि आप किस तरीके से रिलेशन बनाते हो एक दूसरे वर्ड्स के साथ में, जैसे कि पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना, वही चीज होती है ट्रांसफॉर्मर्स में भी। डिफ्यूजन मॉडल्स, डिफ्यूजन मॉडल्स गाइस ये क्या चीज होती है ये आपको समझ में आएगा। Systems that generate high quality images by progressively removing visual noise. Yes guys, जितने भी हमारे इमेज जनरेशन यहाँ पे मॉडल होते हैं, जितने भी हमारे वीडियो जनरेशन यहाँ पे मॉडल होते हैं, वो किस पे वर्क करते हैं, वो वर्क करते हैं गाइस डिफ्यूजन मॉडल के ऊपर। डिफ्यूजन मॉडल आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा गाइस, कि इसमें क्या होता है, वो डिफ्यूजन मॉडल इतना आइडिया नहीं है, मैं आपको सिर्फ थियोरेटिकली समझा सकता हूँ, ठीक है। तो डिफ्यूजन मॉडल के ऊपर ही हमारे सारे जो मॉडल्स हैं इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन वाले वो वर्क करते हैं यहाँ पर। उसके बाद में आता है एक टर्म जैन्स, GANS, जनरेटिव एडवर्सराइल नेटवर्क्स। ये क्या चीज होती है, टू मॉडल्स कंपीटिंग टू क्रिएट अल्ट्रा रियलिस्टिक डाटा। जैसे कि अभी देख रहे होंगे आप ग्रो के आई या फिर जितने भी वीडियो जनरेशन मॉडल्स है वो एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं, ताकि क्या एक दूसरे से आगे निकल सके, अल्ट्रा रियलिस्टिक डाटा आउटपुट निकाल करके दे सके वो यूजर को। तो वही चीज होती है जेन एआई, जिसपे अभी भी सारे मॉडल्स वर्क कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं एडवांस्ड मैकेनिक्स, फाइन ट्यूनिंग एंड रेज। गाइस ये वाला टर्म आपने सुना होगा, रेज क्या चीज होती है, ये वाली चीज आपको इस स्लाइड में समझ में आएगी, ठीक है।
जैसे कि जो पुराना टाइम होता था उसमें हम क्या करते थे, जैसे कि आज से 2-3 साल पहले हम बात कर रहे हैं, उसमें हम प्रॉम्प्ट देते थे, एलएलएम उसे प्रोसेस करता था और पोटेंशियली हेलुसिनेशन या आउटडेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप 2022 का आपने जो चैट जीपीटी यूज किया है उसमें क्या करता था, बहुत ज्यादा यहाँ पे गलतियां करता था, वो यूजर को गलत इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता था, वो भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए। ये इसकी एक खासियत होती है कि आप उसके झूठ को बहुत कम पकड़ पाते हो, वो आपके सामने एक ऐसे रिपोर्ट्स का नाम भी जनरेट करके दे देगा जो सच में एग्जिस्ट करती नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो हेलुसिनेट करता था यूजर को, वो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन यूजर को प्रोवाइड करता था। इसके बाद में जब से रैज सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, रैज सिस्टम अभी मैं बताऊंगा गाइस ये क्या चीज होती है। सबसे पहले हमने प्रॉम्प्ट दिया किसी भी मॉडल को, वो क्या करता था, वेक्टर डाटाबेस में अपने प्रोसेसिंग करता था वेक्टर डाटाबेस के अंदर। ये एक तरीके से टैंक होता है जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन वो सिक्योर होती है, इसके बारे में अभी हम समझते हैं। ये क्या करता था, रिट्राइव्स वेरीफाइड फैक्ट्स विया एपीआई, ये वहां से जो भी इनपुट होता था उसको वेरीफाइड करता था कि सच में कौन सी इंफॉर्मेशन जो है सही है, कौन सी इंफॉर्मेशन वहां पे गलत है। नीचे की तरफ हम देखते हैं वेक्टर डाटाबेस क्या चीज होती है, स्टोरेज सिस्टम दैट कन्वर्ट्स टेक्स्ट इनटू सर्चेबल मैथमेटिकल नंबर्स। वो उसे इंटरनेट के थ्रू सर्च करता था कि आखिर सही इंफॉर्मेशन कौन सी, गलत इंफॉर्मेशन कौन सी है। ये मैथमेटिकल रेशियो के थ्रू होता था गाइस कि कौन सा रेशियो ज्यादा आउटपुट निकाल रहा है, कौन सा रेशियो कम यहाँ पे परसेंटेज शो कर रहा है हमें, ठीक है। इसके बाद में आता था फाइन ट्यूनिंग, एडजस्टिंग अ प्री ट्रेंड मॉडल ऑन हाईली स्पेसिफिक नीश डाटा। गाइस जो रेज मॉडल होता है ना, ये क्या होता है, बेसिकली हम यहाँ पे कस्टम जीपीटी बनाते हैं खुद का, ठीक है, जो कि हमारे डाटाबेस के ऊपर ट्रेंड हुआ होता है। मतलब हम उसे खुद ट्रेन करते हैं, जैसे कि मैं एआई कोर्सेरा के लिए अगर एक रैज सिस्टम बनाना चाहूँ तो वो मेरा खुद का जीपीटी होगा। वो क्या करेगा, मेरा जितना भी बिजनेस मॉडल है उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसके बेसिस पे ही वो यूजर को आउटपुट निकाल के देगा। उसमें वो ये भी देखेगा कि सही चीज कौन सी है, गलत चीज कौन सी है। तो वही क्या होता है, प्री ट्रेंड मॉडल, हम उसे खुद से ट्रेंड कर रहे हैं पहले से ही, और उसके बेसिस पे वो आउटपुट निकाल के दे रहा है एक नीश पे। जैसे कि नीश क्या हो गया यहाँ पे, एआई, ठीक है। API, the digital bridge allowing different software system to talk to each other। API क्या वर्क करता है यहाँ पे, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ में कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब कि एक एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, आप जैसे कि अभी देख रहे होंगे चैट जीपीटी के अंदर भी, क्लाउड कंप्यूटर के अंदर भी काफी सारे जो एप्स है, सॉफ्टवेयर है, वो कनेक्ट हुए रहते हैं एक दूसरे के साथ में, ताकि वो सब मिलकर एक सिस्टम यहाँ पे बिल्ड कर सके। वो सब होता है एपीआई के थ्रू। ओके गाइस, तो वेक्टर डाटाबेस में गया, वहां पे ये सब प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद में एक्सट्रैक्टेड फैक्ट्स कंबाइंड विद प्रॉम्प्ट, उसके बाद वो फैक्ट्स वहां से निकालता है, एलएलएम मॉडल में जाएगा और हमें वो वेरीफाइड एक आंसर वहां पे प्रोवाइड करेगा। और ये आंसर जो होगा ना गाइज, ये गलत नहीं होगा, ये कोई फेक यहाँ पे कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। ओके गाइज, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, द पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम टूल्स टू एजेंट। आखिर पैराडाइम शिफ्ट क्या चीज होती है, सबसे पहले हम समझते हैं स्टैटिक सॉफ्टवेयर जो आज के 1-2 साल पहले वर्क करते थे। यूजर डिफाइंस गोल, आखिर यहाँ पे यूजर गोल अपना डिफाइन करता था, यूजर इनपुट डाटा, यूजर जो भी डाटा प्रोग्रामर जो भी एआई है वो क्या करता था, उसके डाटा को इनपुट करता था, टूल्स वहां पे प्रोसेस करते थे उस चीज को, उसके बाद में आउटपुट निकाल के देता था। ये है एक एलएलएम मॉडल का स्ट्रक्चर। एलएलएम मॉडल जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, वो इस तरीके से वर्क करता है गाइस, ठीक है। आज के 2-3 साल पहले जो चैट जीपीटी था अपना, वो इस तरीके से वर्क करता था। यूजर उसको कोई भी प्रॉम्प्ट देता था, वो उसको प्रोसेस करता था, उसके बाद में आउटपुट निकाल के देता था। लिमिटेशन क्या थी इसकी, रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट ह्यूमन माइक्रो मैनेजमेंट। इसमें आपको कंटिन्यू ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट चाहिए थी। आप उसे एक प्रॉम्प्ट के बाद दूसरा प्रॉम्प्ट देते, दूसरे प्रॉम्प्ट के बाद तीसरा प्रॉम्प्ट देते। मतलब कि क्या हो गया, जैसे कि अपन चैट जीपीटी के ऊपर गए, हमने उससे इमेज जनरेशन का एक प्रॉम्प्ट लिया, प्रॉम्प्ट लेने के बाद में हम उसे लेकर जाएंगे डिजाइनिंग करने के लिए कैनवा के ऊपर। वहां पे हम कुछ मैनुअली डिजाइन भी करेंगे, हम वहां पे साइज सेलेक्ट करेंगे, मैनुअली करेंगे सब चीज। उसके बाद में वो क्या करेगा, जनरेट करके हमें आउटपुट निकाल करके देगा। यहाँ पे हमें कंटिन्यू ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन जो 2026 का जो
फीचर आया है नया, वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। कैसे? इसमें हम ऑटोनोमस एआई एजेंट्स की बात करते हैं। अब गाइस यहाँ पे हमारे पास में एजेंट्स स्टार्ट हो चुके हैं। एजेंट्स क्या करते हैं? ये आपके पूरे वर्कफ्लो को ऑटोमेट कर देते हैं। मतलब कि जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने देखा, अब मैं वापस उसी एग्जांपल को लेता हूँ कि जैसे मैंने चैट जीपीटी के ऊपर प्रॉम्प्ट दिया कि डिजाइन कैनवा कैनवा की हेल्प से आप एक थंबनेल डिजाइन करो यहाँ पे। तो अब ये क्या करेगा, एजेंट क्या करेगा, मुझे इसमें ह्यूमन नीड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने उसको सिर्फ एक बार यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया, वो खुद जाएगा कैनवा के ऊपर, वहां से वो खुद डिजाइन करेगा, वो खुद शेड्यूल करेगा अपनी सोशल मीडिया पोस्ट और खुद ही जाकर के वो पोस्ट भी कर देगा अपनी रील्स या फिर पोस्ट को। तो ये होता है एक एआई एजेंट का वर्क। ये किस तरीके से वर्क करता है इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। यूजर सेट गोल्स, हमने यहाँ पे गोल सेट किया, एक बार हमने उसे प्रॉम्प्ट दिया, उसके बाद एजेंट ही प्लान करेगा, वो प्लान करेगा खुद से कि क्या करना है मुझे आगे की तरफ, वो डिसाइड करेगा। यहाँ पे एजेंट टूल्स का यूज करेगा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो खुद कैनवा का यहाँ पे यूज करेगा, वो ढूंढेगा इंटरनेट के ऊपर कि किस किस चीज का यूज कर सकता हूँ मैं। उसके बाद में वो खुद ही उसे एग्जीक्यूट भी करेगा, जैसे कि डिजाइन भी वो खुद ही करेगा कैनवा पे जाकर के। उसके बाद वो उसे इंस्टाग्राम के ऊपर भी लेके जाएगा, वहां पे शेड्यूल भी करेगा और उसे पोस्ट भी करेगा, खुद ही करेगा सब चीजें। हमें इसमें कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर उसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करेगा। तो गाइस ये चीज होती है ऑटोनोमस एआई एजेंट्स। आपने इसका नाम सुना होगा, उम्मीद है आपको क्लियर हुई होगी इस स्लाइड के अंदर ये चीज कि एआई एजेंट्स क्या चीज होती है। मतलब ये सारी चीजों को ऑटोमेट करने में कैपेबल होता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट चीज, जो कि हमारे पास ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज इन और एक्शंस। आखिर जो भी एआई एजेंट्स होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उसकी भी हम थोड़ी सी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं। स्ट्रिंगिंग ऑटोनोमस नोड्स इनटू कंटिन्यूअस बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, नोड्स कनेक्ट करते हैं बेसिकली हम, एपीआईज जिसे हम बोलते हैं। एपीआईज के थ्रू ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरी चीजों से। नोड 1 में क्या करेगा, लीड कैप्चर, मॉनिटर्स वेबसाइट इंटरेक्शंस। ठीक है, हमने क्या किया, उसे एक सिंपली एक प्रॉम्प्ट दिया, वो क्या करेगा, एग्जांपल के लिए जैसे कि हमारा एक बिजनेस है, वो क्या करेगा, यहाँ पे लीड को कैप्चर करेगा, एआई मॉनिटर्स वेबसाइट इंटरेक्शन। मान लो हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर एक एआई एजेंट लगा रखा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वहां पे जितने भी व्यूवर्स आएंगे वो क्या करेगा, उनको कैप्चर करेगा कि कौन कौन से विजिटर्स आए, किसने कहाँ कहाँ पे क्लिक किया, कौन कहाँ कहाँ पे गया हमारी वेबसाइट के अंदर। तो क्या हो गया, लीड कैप्चर हो गया। ये होता है नोड 1 में। नोड 2 के अंदर क्या होगा, सीआरएम इंटीग्रेशन। गाइस सीआरएम क्या होता है, एजेंट ऑटोनोमसली एक्सट्रैक्ट डाटा एंड अपडेट्स सेल्सफोर्स एंड हबस्पॉट। उसने एआई एजेंट ने यहाँ पे लीड को कैप्चर किया, उसने पकड़ लिया कि एक यूजर आया है हमारी वेबसाइट के ऊपर और उसने स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया। उसके बाद वो क्या करेगा, सीआरएम को यहाँ पे इंटीग्रेट करेगा। सीआरएम का मतलब क्या हुआ गाइस, कि वो उस लीड को, उस ईमेल आईडी को, उस नाम को, उस नंबर को सीआरएम में, मतलब कि अलग से एक शीट बना देगा, गूगल शीट हबस्पॉट के अंदर बनाएगा या फिर सेल्सफोर्स के अंदर बनाएगा। ये दो अलग अलग सॉफ्टवेयर है गाइस, जो कि बिजनेस में काफी बड़े नाम है। ठीक है, ये ऑटोमेशन के लिए यूज में होता है। वहां पे जाकर के वो क्या करेगा, हमारी जो भी लीड है उसे क्लासिफाई कर देगा, जैसे एक्सेल शीट में हम नहीं करते, एक तरफ नेम, एक तरफ नंबर, एक तरफ ईमेल आईडी, वैसे वो आइडेंटिफाई कर देगा, क्लासिफाई कर देगा उस यूजर के इंटरेक्शंस को। ठीक है, इसके बाद में नोड 3 में क्या जाएगा, हमारे पास ईमेल जनरेशन। उसके बाद में जो एजेंट होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे वो ईमेल जनरेट करेगा उस बेसिस पे कि यूजर ने वहां पे क्या एनरोल किया, क्या उसने वहां पे देखा। LLM drafts highly personalized outreach based on CRM context। उसके बाद क्या करेगा, जो एजेंट होगा वो LLM मॉडल का यहाँ पे यूज करेगा, वो वहां पे ईमेल को जनरेट करवाएगा पर्सनलाइज्ड होके कि आप अगर ये वाला कोर्स खरीदना चाहते हैं तो इसके बेसिस पे आपको ये ऑफर मिल सकता है। वो वहां पे खुद ही क्या कर रहा है, लीड कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। वो वहां पे खुद ही एक तरीके से क्या कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है आपके बिजनेस के बेसिस पे, तो ये भी वो खुद ही करेगा। इसके बाद वो क्या करेगा, फॉलो अप एग्जीक्यूशन सिस्टम शेड्यूल्स मीटिंग्स एंड सेंड्स टाइम फॉलो अप। उसके बाद वो वापस से रिपीट करेगा, वो लीड को क्लोज करेगा, डील को क्लोज करेगा, उसके बाद वापस से उसे रिपीट करेगा।
तो इस तरीके से एजेंट जो होता है ना वो यहाँ पे वर्क करता है गाइस, ऑटोमेशन वर्क करता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्लाइड हम और देख लेते हैं। द एंटरप्राइज एआई टेक स्टैक, जो एंटरप्राइज लेवल के मॉडल्स होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो गाइज ये चलते हैं, हमारा उल्टा सिस्टम चलता है यहाँ पे। सबसे पहले डाटा लेयर होती है, लो डाटा सेट, वेक्टर डाटाबेस, द फाउंडेशन ऑफ ट्रुथ। ये नीचे की तरफ से चलता है गाइज, जिसमें हम इसे डाटा देते हैं खूब सारा, जैसे कि मैंने रेज सिस्टम आपको बताया था। इसके बाद में क्या होता है, मॉडल लेयर आती है हमारे पास में, जिसमें एलएलएम्स, डिफ्यूजन मॉडल्स, न्यूरल नेटवर्क, द कॉग्निटिव इंजन, ये सारे टूल्स होते हैं, ये वर्क करते हैं डाटा लेयर के ऊपर की तरफ। इसके बाद में आता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में हम रेज फ्रेमवर्क्स, एआई एजेंट्स वर्क बिल्ड करते हैं, फाइन ट्यूनिंग, पाइपलाइंस, एपीआईज, द फंक्शनल लॉजिक। एप्लीकेशन लेयर में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूल्स को यहाँ पे बिल्ड करते हैं एंटरप्राइज लेवल पे, ठीक है। और उसके बाद में जो फाइनल आता है हमारे पास इंटरफेस लेयर, जिसमें हम सच में उसे एक तरीके से रेडी टू यूज मॉडल की तरह वर्क करते हैं। इसमें चैट यूआई आता है, डैशबोर्ड आता है, वर्कफ्लो ऑटोमेशन आता है, द ह्यूमन टच पॉइंट्स आता है। तो इस तरीके से जितने भी एंटरप्राइजेस होते हैं वो अपने एआई मॉडल्स को यहाँ पे यूज करते हैं खुद के बिजनेस स्केल के लिए। सबसे पहले डाटा लेयर, हमने उसे अपनी कंपनी का डाटा दिया। मॉडल लेयर में क्या होगा, उसको वो ट्रेंड होएगा, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जीपीटीज यहाँ पे यूज करेगा। एप्लीकेशन लेयर में क्या होगा, वो अपने लिए कस्टम जीपीटी बनाएगा, जो भी एंटरप्राइज जो भी कंपनी होगी। उसके बाद में वो इंटरफेस लेयर में उसको रेडी टू यूज बनाएगा, ताकि यूजर उसे यूज कर सके, वो भी अपनी कंपनी के बिहाव पर। ओके गाइस, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं टोटल एआई क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क। आखिर एआई क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क किस तरीके से वर्क करता है। इसमें भी हमारे पास दो मॉडल्स, एक है बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी, एक है बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी कॉग्निशन। सबसे पहला आता है नैरो एआई। नैरो एआई क्या होता है, जो किसी स्पेसिफिक मोड पे ही वर्क कर रहे हैं, जैसे कि मास्टर ऑफ वन स्पेसिफिक टास्क वी आर हियर। जैसे कि अपना क्या है आज के टाइम में, आप मान लो लियोनार्डो एआई, जो सिर्फ क्या करता है, इमेज जनरेट करता है, मतलब कि वो नैरो है, ठीक है। और इसके अलावा है चैट जीपीटी, अभी के टाइम पे जो है वो वास्ट हो चुका है, वो नैरो नहीं रहा, क्योंकि वो कोड भी जनरेट करता है, वो इमेजेस भी जनरेट करता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है जनरल एआई, जिसको हम एजीआई भी बोलते हैं, जो कि ह्यूमन लेवल रीजनिंग अक्रॉस एनी डोमेन। इसमें डीप लर्निंग हमारे पास इंप्लीमेंट हो जाती है, जो कि क्या करता है, ह्यूमन की तरह थिंक कर सकता है, ह्यूमन कैपेबिलिटीज आ चुकी है उसके पास में। और गाइज ये जो चीज है ना, ये वाली, ये आपने नहीं सुनी होगी, या पहली बार सुन रहे होंगे, जो कि है सुपर एआई, एएसआई। ये गाइज फ्यूचर टेक्नोलॉजी है एआई फील्ड में। इंटेलेक्ट वास्टली एक्सीडिंग ह्यूमन कैपेसिटी, ये आपकी ह्यूमन कैपेसिटी से भी बियॉन्ड जाकर के गाइज काम करेगा, बियॉन्ड जाकर के ये सोचेगा। और ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर वर्क स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ थ्योरेटिकल ही है। तो अभी हम सिर्फ एआई पढ़ रहे हैं गाइज, और यहाँ पे हमारे पास एआई से भी एक खतरनाक चीज आ चुकी है, जो कि है एएसआई, सुपर एआई, आर्टिफिशियल सुपर एआई, ठीक है, इसको हम बोलेंगे। इसके बाद में बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी कॉग्निशन, ये किस तरीके का मॉडल है, इसे भी हम देख लेते हैं। रिएक्टिव, नो मेमोरी, ओनली रेस्पॉन्ड टू डायरेक्ट इनपुट्स। ये रिएक्टिव होता है, जैसे कि हम चेस गेम्स में देखते हैं, ठीक है। मतलब उसको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि अगर यूजर यहाँ से यहाँ चले तो आपको यहाँ से यहाँ चलना है, अगर यूजर यहाँ से यहाँ चले तो एआई को यहाँ से यहाँ चलना है। तो ये होता है रिएक्टिव मॉडल, जिसमें कोई मेमोरी नहीं होती है, उसमें कोई मेमोरी नहीं होती है, उसमें सिर्फ रेस्पॉन्स होते हैं कि अगर यूजर यहाँ से यहाँ चलेगा तो आपको ये रेस्पॉन्ड करना है। इसके बाद आता है लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी में जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं वो यहाँ पे वर्क करती हैं, जो कि रिसेंट हिस्टोरिकल डाटा से सीखती हैं। थ्योरी ऑफ माइंड अंडरस्टैंड्स ह्यूमन इमोशंस एंड बिलीव्स। थ्योरी ऑफ माइंड्स में वो ह्यूमन की तरह अंडरस्टैंड कर सकता है, उसके अंदर इमोशंस भी होते हैं और वो सोच भी सकता है। सेल्फ अवेयर गाइस, जो सुपर एआई होगा ना वो सेल्फ अवेयर पे होगा, मतलब वो खुद से ये सोच सकेगा कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए सही गलत क्या है, मैं ह्यूमन के बियॉन्ड जाकर के कैसे सोच पाऊंगा। तो वो होगा सुपर एआई हमारे पास में, जो कि सेल्फ अवेयर भी होगा। और ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी यहाँ पे लिख रखा है, थ्योरेटिकल है अभी। तो चलिए गाइस, इसके बाद हम लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आखिर लास्ट स्लाइड किस तरीके की होगी, द एआई लेवरेज इंपरेटिव, जो आज के टाइम पे है, जो हमारे पास में दो तरीके के यूजर हैं गाइस।
एक होता है टूल्स यूजर, एक होता है सिस्टम बिल्डर्स। जो टूल यूजर्स होते हैं यूजिंग एआई प्योरली फॉर टेक्निकल शॉर्टकट्स, रिजल्ट, लीनियर एफिशिएंसी गेन्स, टास्क रिप्लेसमेंट। जो टूल यूजर्स है गाइस वो सिर्फ ऑटोनोमस पे बिलीव नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं सिर्फ टूल्स को यूज करते जाते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए, लेकिन वो अपनी लिमिटेशंस को यहाँ पे कम कर रहे हैं, वो अपनी ग्रोथ को यहाँ पे कम कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो सिर्फ टूल्स यूज करके रह जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि चैट जीपीटी ऑटोनोमस भी हो सकता है, उनको पता ही नहीं कि जो एजेंट्स हैं वो मेरा सारा वर्क फ्लोज ऑटोमेट कर सकते हैं। वो क्या करते हैं एक एक टूल के ऊपर जाएंगे, वहां पे स्पेसिफिक यूज करने बैठ जाएंगे, इससे उनका काम तो आसान हो गया, लेकिन वो ऑटोनोमस नहीं कर पा रहे हैं, वो सिस्टम बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे टाइप के जो यूजर्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास सिस्टम बिल्डर्स, जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं गाइस आज के टाइम पे। कनेक्टिंग डाटा लेयर्स, एपीआईज एंड एजेंटिक वर्कफ्लोज टू बिल्ड एआई फर्स्ट ऑपरेशंस। रिजल्ट क्या होगा? एक्सपोनेंशियल स्केलेबिलिटी एंड अनप्रेसिडेंटेड लेवरेज। गाइस वो एक तरीके का सिस्टम यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं पूरा। वो चैट जीपीटी को कैनवा से कनेक्ट करेंगे, वो N10 का यहाँ पे यूज करेंगे, वो यहाँ पे क्लाउड बॉट का यूज करेंगे, जो कि आपके कंप्यूटर को ऑटोमेट करता है पूरी तरीके से। तो ये होता है सिस्टम बिल्डर, और ये काफी बड़े स्केल पे ग्रोथ होते हैं गाइस, और इनकी सबसे ज्यादा डिमांड है। अगर आप किसी भी जॉब में जाओगे, अगर आप किसी या फिर आप खुद का बिजनेस यहाँ पे बिल्ड करने जाओगे, तो आपको ये वाली चीज जो है ना सबसे ज्यादा फायदा देगी गाइस। ठीक है, और हम भी जो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं ऊपर करते हैं कि आप सिस्टम बिल्ड करो, आप सिर्फ टूल यूजर बन के मत रहो। ठीक है गाइस, द फ्यूचर बिलोंग्स टू एआई फर्स्ट बिजनेस। गाइस ये वाली जो टर्म है ना, ये आज के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। एआई फर्स्ट बिजनेस मतलब आप एआई बेस्ड अपना बिजनेस यहाँ पे ऑटोमेट करोगे पूरी तरीके से। Operating in an agent economy, AI is a highly structured discipline. You now possesses the blueprint to build it. तो गाइज एआई फर्स्ट बिजनेस को आप भी अपने खुद के मॉडल में इम्प्लीमेंट करो। आप सीखो कुछ नई चीज, आप सीखो बिजनेस किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरीके से ऑटोमेशंस किए जाते हैं बिजनेस के अंदर, किस तरीके से आपके सारे जो टास्क हैं वो ऑटोमेट किए जाते हैं। गाइज आपने सुना होगा वॉइस कॉलिंग एजेंट, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा चल रहा है। उसमें क्या होगा, पूरी टेली कॉलिंग इंडस्ट्री को उसने उड़ा दिया एक झटके के अंदर। उसने अभी मुश्किल से 1-2 महीना हुआ होगा गाइस, वो बड़ी बड़ी कंपनियों ने वहां पे इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया। वॉइस कॉलिंग एजेंट में आपके एक बॉट बात करेगा, वो आपकी सुनेगा भी सही, वो आपको रेस्पॉन्स भी करेगा जिस तरीके से एक ह्यूमन करता है। तो ये बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है गाइस। लेकिन जब हमारे पास में सोचो आप ASI आएगा, जो कि इसके बियॉन्ड थिंकिंग, जो ह्यूमन थिंकिंग के बियॉन्ड जाकर के काम करेगा, वो किस लेवल की टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है गाइस, तो आज की जो स्लाइड थी, आज की जो क्लास थी, उसमें हमने सब कुछ समझा, किस तरीके से टर्म्स होती है, कैसे कैसे वर्क करती है, हमने बेसिक इंफॉर्मेशन देखी गाइस यहाँ पे। तो चले फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।